वक्त बदलता है तो बदलती है राजनीति और बदल जाता है छापा मारने वाली एजेंसियों का नाम भी। जैसे एक वक्त याद होगा आपको जब देश में सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे का बोलबाला था, अब ईडी के छापे का बोलबाला है। फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। 2019 के बाद से ईडी बेहद शक्तिशाली संस्था बनकर उभरी है और कारण था मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून में हुआ एक संशोधन। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में गंगा गोया उल्टी बह रही है। सुप्रीम कोर्ट के चलते ऐसा हो रहा है और आसान भाषा में ईडी की इन्हीं बढ़ती और घटती शक्तियों के बारे में हमें विस्तार से आज जानना है। साथ में जानेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा कानून वास्तव में क्या है, ईडी को इससे कौन सी ताकतें मिल जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ईडी की इन शक्तियों को नियंत्रित किया है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। सबसे पहले फटाफट आप यही जान लीजिए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या बला है। आप जानते हैं, शायद इस नाम से ना जानते हो। सीन ये है कि जैसे गंदे कपड़ों को धोने के लिए आप लॉन्ड्री में भेजते हैं, जहां से ये एकदम साफ सुथरे होकर वापस आते हैं, एग्जैक्टली यही काम जब मार्केट या कानून के जरिए पैसे के मामले में किया जाए तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जिसके ऊपर टैक्स नहीं चुकाया गया है या किसी गैर कानूनी गतिविधि से कमाया गया है, इसे आप मैला पैसा मान लीजिए क्योंकि वो सिस्टम में नहीं है। अगर आप इस 2 नंबर की कमाई को किसी तरह 1 नंबर की कमाई बना देते हैं, लीगल बना देते हैं, तो उससे कहा जाएगा कि आपने पैसे को लॉन्डर करके उसका मैल हटाया, आपने पैसे को लॉन्डर किया, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इस पैसे के कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं जिसको हम मैला पैसा कह रहे हैं। एक से एक जानलेवा तरीके हो सकते हैं। जानलेवा किसी व्यक्ति के लिए हो सकते हैं, संस्था के लिए जानलेवा हो सकते हैं, समाज के किसी तबके के लिए भी जानलेवा हो सकते हैं जैसे नशे से आया पैसा, या फिर देश दुनिया के लिए जैसे भ्रष्टाचार, क्राइम, ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद। हम बात हजारों या लाखों करोड़ों की नहीं, करोड़ों और अरबों रुपयों की कर रहे हैं यहाँ पे। और ये लॉन्ड्रिंग का काम बड़े पेशेवर ढंग से किया जाता है। आपने सुना भी होगा कि बेईमानी का काम बड़ी ईमानदारी के साथ किया जाता है। यूं एक बार रेत में सुई मिल सकती है, लेकिन इस अपराध और अपराधियों का पता लगाना या उस स्कैम को समझना बड़ा मुश्किल है। इसी बात को ध्यान में रखकर साल 2002 में एक कानून बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PMLA। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच पड़ताल का काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इस कानून को बनाने के पीछे 3 उद्देश्य सरकार ने तब बताए। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम पर रोक लगाना, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कमाई हुई संपत्ति को जब्त करना, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े बाकी मुद्दों पर कार्रवाई करना। इस कानून में 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, अधिकारियों की शक्तियां। ये कानून ईडी के अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जांच करने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्ति की संपत्ति को अटैच करने और जब्त करने का अधिकार देता है। इस कानून के तहत कुछ अन्य अधिकारियों को भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में इंटेल इकट्ठा करने की ताकत दी गई है। इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए एक इंटेलिजेंस यूनिट भी बनाई गई है जिसका नाम FIU इंडिया यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है। ये एजेंसी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जैसे आपने सुना होगा RNAW का काम है भारत की सुरक्षा के विषय में खुफिया जानकारी जुटाना, वैसे ही FIU का काम है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जानकारी जुटाना, खुफिया। इसके अलावा FIU इंडिया के निदेशक के पास एक और ताकत होती है। अगर बैंकिंग कंपनीज या वित्तीय संस्थाएं कानून का पालन न करें तो FIU के डायरेक्टर इन संस्थाओं पर जुर्माना भी लगा सकते हैं, फाइन। अब दूसरे बिंदु पे आइए, गुनाह की सजा। इस कानून में मनी लॉन्ड्रिंग की सजा का जिक्र भी है। जैसे अपराधी की उस संपत्ति को जब्त किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग की कमाई से खरीदी गई है, यानी गबन के पैसे से जो आपने कमाया या बनाया उसको सरकार जब्त कर सकती है। इसके अलावा इस कानून में कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। अपराधियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नारकोटिक्स और ड्रग्स से जुड़ा है तब 10 साल तक की सजा हो सकती है। तीसरा प्रमुख बिंदु बनता है स्पेशल कोर्ट के होने से। इस कानून में PMLA के तहत होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए एक अलग अदालत बनाई जाती है, विशेष अदालत। इस अदालत में 2 तरह के मुकदमों की सुनवाई होती है। पहला, PMLA के तहत आने वाले अपराध और दूसरा PMLA के तहत आने वाले अपराधों के साथ हुए ऐसे अपराध जो IPC पहले और अब BNS का हिस्सा हैं।
अब सवाल ये कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बेल मिलने में दिक्कत क्यों होती है। आपने खूब सुना होगा कि इन पे पीएमएलए लग गया तो ये इतने महीने से जेल में है, बड़े ताकतवर है, मुख्यमंत्री हैं, बाहर नहीं आ पा रहे। बेल न मिलने की सबसे बड़ी वजह है बर्डन ऑफ प्रूफ। देश में ज्यादातर अपराध जैसे चोरी, अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह में एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि आप या आरोपी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी है, यानी कोई भी व्यक्ति आरोपी ही कहलाएगा और वो आरोपी तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उस पर दोष साबित नहीं हो जाता अदालत में। अगर सबूत नहीं है तो आरोपी को गुनहगार नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पुलिस या जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो सबूत जुटाए और आरोपी पर दोष साबित करे। लेकिन देश में कुछ विशेष कानून भी हैं, जैसे यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसमें प्रोसेस उल्टा है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, यानी आरोपी को एक तरह से दोषी मान के चला जाता है और इस मामले में यह आरोपी की जिम्मेदारी होती है कि वो खुद को निर्दोष साबित कर ले। पीएमएलए में भी ऐसा ही है, आरोपी को ही यह साबित करना पड़ता है कि उस पर जो इल्जाम लगाया गया है वो गलत है और वो है निर्दोष। इसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ होना आरोपी पर, मतलब खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आप पर है अगर आप पर पीएमएलए के तहत आरोप लगा दिए जाएं। बेल न मिलने का दूसरा बड़ा कारण है सेक्शन 45। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के तहत बेल के लिए ट्विन कंडीशंस लगाई जाती हैं, यानी दो शर्तें। पहली शर्त, कोर्ट के सामने पर्याप्त कारण होने चाहिए जिसे देखकर पहली नजर में कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो सके कि आरोपी निर्दोष है। दूसरी शर्त यह है कि कोर्ट को यह भरोसा हो कि आरोपी बेल पर छूटने के बाद इस अपराध में कोई भूमिका नहीं अदा करेगा, फ्लाइट रिस्क भी नहीं होना चाहिए। अब पीएमएलए इस तरह का कानून है कि इन दोनों शर्तों को पूरा करना मुश्किल होता है। तीसरी वजह बेल न मिलने की है सेक्शन 19। पीएमएलए के सेक्शन 19(1) के तहत अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अधिकारी इस बात से कन्विंस्ड है कि किसी व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो अधिकारी उसे अरेस्ट कर सकता है। बेशक अधिकारी को अपनी सहमति लिखित में देनी पड़ती है ऐसा करने के लिए। इस इतर 2019 में पीएमएलए कानून में हुए संशोधन ने ईडी की शक्तियों को और बढ़ाया। जैसा हमने शुरू में भी बताया था, इन संशोधनों के मुताबिक पीएमएलए के तहत आने वाले सभी अपराधों को कॉग्निसेबल यानी संज्ञेय अपराध बनाया गया, नॉन बेलेबल भी बनाया गया, यानी इनमें बेल नहीं हो सकती आसानी से। जब किसी अपराध को कॉग्निसेबल मान लिया जाता है तो एजेंसियों को अतिरिक्त शक्ति मिल जाती है। अतिरिक्त शक्ति कौन सी? ऐसे मामलों में एजेंसी को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं लेनी होती, अरेस्ट वारंट नहीं लाना पड़ता। अब नॉन बेलेबल जब मामला है तभी भी शक्ति मिल जाती है एजेंसियों को, क्योंकि आपने एक बार पकड़ लिया तो आसानी से छूट नहीं पाएगा। हमने अभी तक ईडी की ताकतों और उन ताकतों के बढ़ने पर बात की। अब जानते हैं पिछले कुछ महीनों में ईडी की ताकतों में कैसे कुछ कमी भी आई और इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था। बीते कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट में ईडी से जुड़े कई मामले पहुंचे। क्यों? दो वजह से। पहले, आरोपियों को लोअर कोर्ट्स में बेल मिली नहीं। दूसरा था ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी आरोपियों को गिरफ्तार करने की वजहों के चलते या उन्हें क्वेश्चन किया गया था। बारी बारी समझते हैं इन दोनों विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी। पहले बात बेल में ढील की, ये दो तरीकों से दी गई। सीआरपीसी की धारा 436(a) कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा के आधे समय तक हिरासत में रख लिया जा चुका है ऑलरेडी, यानी 8 साल की सजा होनी थी, अगर आरोप साबित हो जाता है 4 साल रह चुके हैं और मामले की जांच या सुनवाई चल रही है, तो उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाएगा। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी का यह नियम पीएमएलए पर भी लागू किया, विजय मदन लाल केस में। इसके बाद अजय अजित पीटर केरकर नाम के केस में भी इस नियम को दोहराया गया। हालांकि जुलाई 2024 में सीआरपीसी की धारा 436(a) से एक पेंच जुड़ गया जब देश में नए क्रिमिनल लॉज को लागू किया गया और सीआरपीसी की धारा 436(a) को भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 479 से बदला गया, जो संभवतः पीएमएलए मामलों को प्रभावित कर सकती है। क्यों? धारा 479 ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एक से अधिक अपराध या कई मामले लंबित हैं तो जमानत के लिए ये वाला एक्सेप्शन लागू नहीं होता है। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ये बेहद आम बात है कि किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक मुकदमे चलें। अब
ट्विन कंडीशंस पे आइए, इनमें भी कुछ ढील मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की ट्विन कंडीशन बेल क्राइटेरिया पर भी फैसला सुनाया। 9 अगस्त को जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जमानत दी। बेंच ने कहा कि आरोपी यदि लंबे समय तक कैद में हो तो इन शर्तों को लचीला किया जा सकता है। सिसोदिया लगभग 17 महीने कैद में रहे, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ था। ये बात हुई बेल में ढील की। अब बात ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की। अरेस्ट करने की ताकत पहले से कुछ कम हुई। कैसे? 12 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी की शिकायत के सिलसिले में अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत ही नहीं थी। सेक्शन 19(1) वही है जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी, जिसके अनुसार यदि अधिकारी इस बात से कन्विंस्ड है कि किसी व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो अधिकारी उसे अरेस्ट कर सकता है। लेकिन कोर्ट का कहना था कि अधिकारी यूं ही कन्विंस नहीं हो सकते, इसके लिए अधिकारी के पास कोर्ट में पेश करने लायक सबूत भी होने चाहिए, सिर्फ आपके मानने से नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के ये कुछ निर्णय थे जिनके चलते अब जो नागरिकों के अधिकार हैं, ईडी के पावर्स के बरक्स थोड़ी पैरिटी पे आए हैं। और यही वजह है कि हाल फिलहाल में कई हाई प्रोफाइल बेल्स हुई हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, हेमंत सोरेन को, मनीष सिसोदिया का उदाहरण है। आगे ईडी, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और हम भारत के नागरिकों के बीच के रिश्ते कैसे कैसे नए रूप लेते हैं, नए सांचों में ढलते हैं, ये देखने की बात होगी। इसी क्लीशे लाइन के साथ हम अलविदा कहते हैं आपको, और आप देखते रहिए हमेशा की तरह दी लल्लन टॉप। आज के एपिसोड को भी आकाश ने लिखा था और इस वाले एपिसोड को हनी ने रिकॉर्ड किया था।